प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को अध्ययन करेंगे, जहां से निरंतर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी आदि परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम लोग हल करेंगे। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम लोग ऑप्शन हल करेंगे। आप सभी लोग हल करिएगा, कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। आप लोग ऑप्शन को बताइएगा कौन सा सही है। तो मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आप लोग तैयारी को गति दीजिए। परीक्षा जल्द होने की संभावना है और आप लोग निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो को पूरा देखें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग शेयर करते रहिए, जिससे आपके अधिक से अधिक जनसंख्या हो सके। और हम इसी प्रकार से आप लोग को निरंतर देते रहेंगे। टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण टॉपिक पे विस्तृत क्लास आपको मिलता रहेगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में गत वर्ग की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो मूल रंग के समूह कौन से हैं मित्रों? तो जो मूल रंग के जो समूह हैं आपका जो है वो प्राथमिक रंग हैं। अर्थात हमारे कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे नीला पीला लाल। नीला पीला लाल है, या हम कह सकते हैं लाल पीला नीला। ये हमारा जो है पहला प्रश्न के जो है जवाब जो हमारा सी है, बी है। दूसरा है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जापानी कला का ईके बना क्या है? तो जापानी कला ईके बना क्या है? तो मित्रों, जापान में ये कला को जो है ईके बना के नाम से जाना जाता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पुष्प संयोजन कार्य किए जाते हैं, इसे ईके बना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी है। दूसरा आपका प्रश्न जो है का ऑप्शन आपका बी है। बी उत्तर आपका सही है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो आपका जो है गुप्त काल है। अर्थात गुप्त काल में इसलिए स्वर्णकाल माना जाता है। गुप्त काल जो समय रहा है, यह एक ऐसा समय रहा है जिसमें अधिक से अधिक गुफाओं का निर्माण हुआ। अर्थात भारतीय कला के दृष्टिकोण से जो स्वर्णकाल कहा गया है गुप्त काल को, तो गुप्त काल में जो है गुफाओं का निर्माण अधिक हुए थे। इसी क्रम में नेक्स्ट है, अगला है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो मित्रों, पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो जैसा कि आप लोग को पता है, हिंदी है ये हिंदी है। और
देवनागरी है, फ़ारसी है, संस्कृत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका जो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो आपका जो भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, आपका संस्कृत भाषा है। इसलिए वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट इसी क्रम में है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, पांचवा है। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी की जो रंग हैं, जैसा कि आपका प्राथमिक जो श्रेणी का जो है लाल है, पीला है, नीला, ये आपके प्राथमिक श्रेणी के रंग हैं, अर्थात प्राथमिक रंग हैं लाल, पीला, नीला। इसमें आपको देखना है द्वितीय श्रेणी की कौन सा रंग है। तो आपका ऑप्शन बी है, श्वेत है, पीला है, काला, ये आपका नहीं है, ये प्राथमिक रंग है, ये भी नहीं है। हरा, बैगनी, नारंगी, हरा, बैगनी, नारंगी, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा। तो ऑप्शन हमारा जो है सी होगा। ऑप्शन सी जो है ये द्वितीय श्रेणी के जो है रंग हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग हम कैसे तैयार करते हैं? जो आपके प्राथमिक रंग हैं, जो आपके प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग जैसे आपके लाल, पीला, नीला, इन्हीं रंग को हम मिलाकर द्वितीय श्रेणी के रंग तैयार करते हैं। जैसे तो मित्रों हमारा दूसरा रंग है। द्वितीय श्रेणी के कौन से रंग हैं या द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं? आपका लाल, पीला, नीला, ये आपके प्रथम श्रेणी के रंग हैं, प्रथम श्रेणी के रंग हैं। और ये आपका हरा, बैगनी, नारंगी, हरा, बैगनी, नारंगी, ये आपके द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। अर्थात ये द्वितीय श्रेणी के रंग जो है इन तीनों रंग से, लाल, पीला, नीले से मिलाने के बाद ये रंग तैयार होते हैं। अर्थात हरा किससे बनता है? हरा रंग जो बनता है वो पीला और नीले रंग के मिलाने पर हरा रंग बनता है। पीला धन नीले रंग से हरा रंग बनता है। और बैंगनी रंग जो बनता है, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद ये द्वितीय रंग बनता है। लाल और नीले रंग को मिलाने के बाद बैंगनी रंग बनता है। और दो प्राथमिक रंग के मिलाने के बाद नारंगी रंग बनता है। लाल और पीले के मिलाने के बाद नारंगी बनता है। अर्थात तृतीय रंग किन्हीं दो रंगों को मिलाने के बाद बनता है। तो तृतीय रंग हम जानेंगे कि बैगनी और हरे रंग के मिलाने के बाद ऑलिव बनता है। और बैगनी और नारंगी रंग मिलाने पर जो है तृतीय रंग में रेशेट बनता है। और नेक्स्ट है हरा और नारंगी मिलाने पर जो है सैटर्न रंग बनता है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो हमारे रंग हैं वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, जिसमें हरा, बैगनी और नारंगी है, ये द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। ये तो मैं प्रथम और द्वितीय, तृतीय तीनों रंग के बारे में बता रहा था। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो रंग होगा द्वितीय श्रेणी का होगा, हरा होगा, बैगनी होगा, नारंगी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, छठवां हमारा प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आता है? वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आता है? मित्रों आप लोग को मालूम होगा कि वुडकट क्या है, अर्थात लकड़ी की कटिंग
लकड़ी को काटा जाता है या तकनीक किस तकनीक के अंतर्गत आता है, तो वुडकट तकनीक के अंतर्गत आता है। अर्थात लकड़ी काटकर जो कार्य किए जाते थे, अर्थात लकड़ी के द्वारा जो छपाई की जाती थी उसे हम छापा कला के नाम से जानते हैं। जैसे कि आज के समय भी आपने देखा होगा कि महिलाएं जो ठप्पे के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात ऊँट को काट कर लकड़ी को काट कर उसमें बनाकर जो है उसके माध्यम से कलर लगा के छपाई की जाती है। और जैसे आपने देखे होंगे कि कॉलेज में, तहसील में या भिन्न भिन्न स्थानों पे देखे होंगे कि जो मोहर लकड़ी के बनते हैं, वो लकड़ी के मोहर से जो है वो वुडकट के माध्यम से जो है छपाई करने का कार्य करते हैं। लकड़ी के जो मोहर होते हैं उस पर स्याही लगाकर जो है, स्याही लगाने के बाद कागज़ पे छापने का कार्य होता है, अर्थात वो छापा कला कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, या प्रकाश सूर्य के किरणों से जो उपस्थित रंग होते हैं हम उसे किसके माध्यम से देख पाते हैं। तो ऑप्शन में आपके है दर्पण है, प्रिज्म है, दूरबीन है, एक्सरे है। तो हमारा आप लोग को मालूम होगा कि जो न्यूटन महोदय थे उन्होंने प्रिज्म का आविष्कार किया था। इसी प्रिज्म के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को देखते हैं। तो ये आपका जो है 7 का आपका हो जाएगा दूसरा, 7 का भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। विस्तृत क्लास में इसके बारे में आपको बताया गया है, इसीलिए कहा जा रहा था यदि आप लोग विस्तृत क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शनल आपके क्लियर होते जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो लोग विस्तृत क्लास को देखे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑप्शनल को आसानी से हल कर पाओगे। या जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाला हूँ, वहाँ से आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज रेखा, रंग, सारी चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो मालूम होगा मित्रों, रेखा मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। रेखा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से रेखा 2 प्रकार की होती है। एक लयात्मक रेखा होता है, एक आपका ज्यामितीय रेखा होता है। अर्थात लयात्मक रेखा जो होता है हम उस रेखा को हम फ्री हैंड जो है या प्रवाह रेखा के नाम से कह सकते हैं, हम लोग खींच सकते हैं, प्रवाह रेखा कह सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन ज्यामितीय जो रेखा होता है, ज्यामितीय रेखा किसी स्केल, पटरी, चाँदा, गोला प्रकार के माध्यम से रेखा खींचा जाता है। अर्थात इसके द्वारा जो है केवल ज्यामितीय चित्र बनाए जा सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा आलेखन नहीं बनाया जा सकता। जैसे यदि आपको रोज़ बनाना है, गुलाब का फूल यदि बनाना है या कमल का फूल बनाना है, तो सौंदर्य आपको दिखाना है, तो सौंदर्य दिखाने के लिए यदि आप ज्यामितीय रेखा, कठोर रेखा का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है, निश्चित है कि आपका चित्र नहीं बन पाएगा। अगर किसी तरीके से आप बनाते भी हैं तो उसमें सौंदर्य नहीं होगा, उसमें अनुपात नहीं होगा, प्रमाणित नहीं करेगा, अर्थात वो चित्र आपके प्रभावपूर्ण नहीं रहेंगे, अधूरा माना जाएगा। अर्थात उसके लिए हमें जो है ऐसे रेखा का प्रयोग करना होता है जो लयात्मक रेखा कहा जाता है। अर्थात अलंकरण के लिए, जैसे कोई पुष्प बनाने के लिए, कोई आलेखन बनाने के लिए हम लोग लयात्मक रेखा का प्रयोग करते हैं, जिससे अधिक सुंदर हमारा जो है चित्र बनता है, हमारा चित्र जो है अधिक सुंदर, अच्छा बनता है। तो इसका ऑप्शन पहला होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, आलेखन यदि कोई आपको फूल बनाना है, कोई पुष्प बनाना है, तो आप उसे ज्यामितीय रेखा या
पटरी प्रकार के माध्यम से उसे आप नहीं बना सकते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है? अर्थात बाटिक चित्र होता था जिसे कहा जाता है बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, बाटिक चित्र जो होते हैं वो कपड़े पे कार्य किए जाते हैं, अर्थात उस कपड़े पर जो है मोम लगाकर, अर्थात बाटिक चित्र में मोम का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पे जितना चित्र उकेरना होता है, जैसे चित्र कोई बना दिए और चित्र बनाने के बाद बाटिक चित्र विधि में चित्र बनाने के बाद बाकी के जो शेष भाग होते हैं जिसको नहीं कलर करना होता है उस पे मोम लगा दिया जाता है और मोम लगाने के बाद कपड़े को जो है कलर में डुबो दिया जाता है और फिर इसके बाद डुबोने के बाद उसको जो है सूखने के बाद उसकी धुलाई कर दी जाती है और धुलाई करने के बाद जो है मोम जब छूट जाता है तो बाकी जहाँ पे मोम नहीं लगा होता वहाँ पे कलर जो है अच्छे से कलर हो जाता है और जहाँ पे कलर की आवश्यकता नहीं होती मोम होता है तो मोम छूटने के बाद वो आपके बाटिक चित्र तैयार हो जाते हैं। ये हमारा पहला होगा। बाटिक चित्र कहाँ पे बनता है? कपड़े पे बनता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? मित्रों, बहुत बार बताया गया है कामसूत्र के रचयिता कौन हैं। तो कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो हमारे कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र के ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। अर्थात वात्स्यायन ने कामसूत्र के ग्रंथ में उन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कामसूत्र के रचयिता कौन है या कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन है और वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किए हैं। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रौद्ररस का रंग कैसा होता है? तो मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रौद्ररस का रंग कैसा होता है? जब व्यक्ति रौद्र मीन्स गुस्से से, रस मीन्स भाव, रौद्र मीन्स गुस्सा और रस मीन्स भाव होता है। रौद्र मीन्स गुस्सा होता है और रस मीन्स भाव। जब गुस्से से किसी व्यक्ति का जो भाव जो है बदल जाता है, अर्थात उसका चेहरा जो है कैसा हो जाता है जब कोई गुस्सा होता है, जैसे कहा गया है कि गुस्से से लाल होना, तो ये उसके जो है रंग हो जाते हैं, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा होगा, लाल होना। जब कोई व्यक्ति जो है गुस्सा करता है तो उसका चेहरा जो है लाल हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि रौद्ररस का रंग लाल होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से एक त्रियामी कला है। निम्न में से एक त्रियामी कला है। निम्न में से एक त्रियामी कला है। तो मित्रों, त्रियामी कला कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। तो त्रियामी कला किससे कहा गया है? जैसा कि प्रश्न में काव्य कला है, चित्रकला है और मूर्ति कला है और लिपि कला है। तो मित्रों, ये आपके दो कलाएं जो हैं, काव्य कला ये रूपपर्दा कला नहीं है, लिपि कला इसके जो है आयाम नहीं होते हैं, ये द्वियामी कला है। चित्रकला द्वियामी है, ये त्रियामी है। मूर्ति जो है ये त्रियामी है, अर्थात इसे 3D के नाम से भी जाना जाता है। 3D आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मूर्तिकला अर्थात कोई मूर्ति हो जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं, उसे कोई मूर्ति होता है जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं, अर्थात उसे त्रियामी कला कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र, कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कागज़ के कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका। ऑप्शन में आपका है इंटेग्रियो, लिथोग्राफी, कोलाज, ग्राफिक्स। तो इसमें आपके बताए गए हैं, विस्तृत क्लास में कोलाज बनाने की विधि में बताया गया है कि कोलाज जो है चित्रों के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों का संयोजन होता है, अर्थात कागज़ के जो कतरन होते हैं उसके संयोजन की कला को कोलाज कला कहा जाता है। अर्थात छोटे छोटे चित्रों के संयोजन को जो है वो कोलाज कला कहा जाता है। कोलाज कई विधि से बनाया जाता है। कागज़ के कतरनों से भी बनाया जाता है, दीवार पे टूटी फूटी चूड़ियों के द्वारा भी बनाया जाता है, और इमली के कोयले से भी कोलाज बनाया जाता है। तो कोलाज कई प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ कागज़ की बात की है। कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे कागज़ को चिपका कर, किसी धरातल पे चिपका कर उस पर रंग लगाकर चित्र जो बनाए जाते हैं उसे कोलाज कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है कोलाज चित्रण में है, भित्ति चित्र में है, बाटिक चित्र में है और फैब्रिक चित्र में है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो मोम का प्रयोग करके किस विधि में चित्रण किया जाता है, आकार किया गया है? तो आपका है ऑप्शन मित्रों, हमारा प्रश्न है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो बाटिक चित्र है आपका। बाटिक चित्रण में जो कपड़े पे मोम लगाकर और रंग लगाकर जो है चित्रण कार्य किया जाता है, चित्रण विधि बाटिक चित्रण विधि है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? मित्रों, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो हमारा पहला है ग्रेफाइट है, कार्बन है, लोहा है, हीरा है। तो मित्रों, सामान्य पेंसिल में जो सामग्री प्रयुक्त होती है तो ग्रेफाइट होती है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रंग होते हैं कौन से रंग होते हैं? आपका पहला है ऑप्शन लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद, लाल काला। मित्रों, ध्यान से देखिएगा, अर्थात शीतल वो रंग होते हैं जो ठंडे रंग कहे जाते हैं, अर्थात हमें देखने पर वो रंग आपको जो है आपके नेत्रों को, आपके आँखों को जलन ना महसूस करें या तकलीफ़ कष्ट ना महसूस हो देखने पर, उसे ठंडा रंग कहा जाता है। तो बताया गया है कि लाल पीला ये रंग में तीव्र प्रकाश होता है, अर्थात ये गर्म रंग है, अर्थात उस रंग है। काला सफ़ेद ये आपका नहीं है, लाल काला ये भी नहीं है। तो जिसमें आपके दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, नीला और हरा। आपको मालूम है कि नीला आपका आकाश है और
ग्रीन आपका धरातल ज़मीन मैदान आपका है, मैदानी क्षेत्र है। और धरातल पे भी आपको जो है नीला समुद्र मिलेगा देखने को। शांति का प्रतीक है, अर्थात शांति प्रदान करता है। हमारे नेत्रों को देखने पे अच्छा लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। अर्थात ये दोनों ठंडे रंग हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को चक्र प्रस्तुत किया? कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? मित्रों, इस क्रम में हमारा है कि सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया? तो मित्रों, ऑप्शन में है 3 है, 7 है, 5 है, 8 है। तो हमारा 8 सही होगा। 8 जो है रंग चक्र को रखा, 8 रंगों को अपने रंग चक्र में रखा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? मीन्स उत्कीर्ण करना। उत्कीर्ण जो है छायाचित्रों को क्या कहा जाता है मित्रों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कहा जाता है इंटोगैलियो चित्र कहा जाता है। अर्थात उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहा जाता है? तो इंटोगैलियो कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 19 नंबर हमारा है, चिकनकारी किससे संबंधित है? तो चिकनकारी जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला, वास्तुकला, पाका कला और गृहसज्जा। तो चिकनकारी जो संबंधित है मित्रों, बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछा गया था 2019 में पूछा गया था, चिकनकारी किससे संबंधित है? तो चिकनकारी जो संबंधित है वो वस्त्र कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वस्त्र कला से संबंधित है। अधिकतर लोग पाक कला लगाए थे, वो चिकनकारी दूसरा समझ रहे थे। चिकन बनाने वाला जो है समझ रहे थे पाक कला, चिकन पकाने की कला को समझ रहे थे। अधिकतर लोग गलत किए थे। तो हमारा चिकनकारी जो है किससे संबंधित है? तो वस्त्र कला से संबंधित है। अर्थात वस्त्रों पे जो कला की जाती है उसे चिकनकारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग कौन से हैं मित्रों? इसके बारे में जानेंगे। कौन रंग किसका विरोधी होता है? तो उस विरोधी रंग के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन है लाल हरा है। दूसरा ऑप्शन है हरा और नीला है। और तीसरा ऑप्शन पीला और लाल है। और चौथा ऑप्शन जो है नीला और बैंगनी है। तो मित्रों, हमारा पहला ही ऑप्शन है जो विरोधी रंग है, अर्थात आपका लाल प्राथमिक रंग है। हरा जो है आपका द्वितीय रंग है, अर्थात जब प्राथमिक और द्वितीय दो रंग मिलते हैं तो विरोधी रंग जो है उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक और द्वितीय रंग जब मिलते हैं, लाल और आपका हरा मिलाएंगे तो लगभग एक काला रंग बन जाएगा। लाल और हरे रंग को मिलाने पर ये लगभग काला रंग आपका बन जाता है। ये आपका विरोधी रंग है।
इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न है मित्रों, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो मित्रों बात हो रही है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है, तो इसके बारे में जानेंगे, इसका उत्तर ढूंढेंगे। मित्रों हमारा प्रश्न था कि भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का वर्णन या व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है। तो हमारा जो प्रश्न है इस प्रकार से है। ऑप्शन हमारे है रामायण है, महाभारत है, कामसूत्र है और जयमंगला। तो जो वर्णन हुआ है वो आपका जो है जयमंगला में हुआ है, जयमंगला में हुआ है। 6 अंगों का जो सूत्र है, रूप भेदा प्रमाण भाव लौण योजनम सादेशावणिका भंग। ये 6 जो है अंग का जो वर्णन मिलता है वो जयमंगला में मिलता है। रूप भेदा प्रमाण भाव लौण योजनम सादेशावणिका भंग, अर्थात रूप भेद प्रमाण, पहला आपका है अंग रूप भेद है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा रूप भेद प्रमाण भाव लौण मिस सुंदर योजन, सादृश्य मीन्स ठीक समान, उसके समान सादृश्य, वणिका मीन्स स्वर्ण, भंग मीन्स वणिका भंग रंग। ये 6 जो है जयमंगला में पाए गए हैं। जयमंगला के जो लेखक थे यशोधर पंडित हैं। जयमंगला के जो है लेखक यशोधर पंडित हैं। कामसूत्र के जो लेखक थे वात्स्यायन थे। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, ये हमारा प्रश्न है। ये इस दृष्टिकोण से पूछा गया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जो है प्रश्न इसके 2 उत्तर सही हो रहे हैं। अर्थात यदि पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो रस 9 प्रकार के होते हैं। यदि इस प्रकार से पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस बताए गए हैं तो 8 होगा। यदि ऐसा पूछता है कि अभिनव गुप्त के अनुसार कितने रस बताए गए हैं तो 9 होगा। अर्थात नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन या व्याख्या उन्होंने किया है। वो 9वें रस अर्थात शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है अभिनव गुप्त ने इन 9 रस को शांत रस को भी उन्होंने रस माना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 22वां का पहला होगा। चूँकि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए हैं या भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। तो मित्रों यहाँ सारे रसों की बात की जा रही है। तो सारे रसें जो है या कुल रस 9 रस माने गए हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की। मित्रों वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की। हमारा ऑप्शन में है नंदलाल बसु हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, अविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं। तो मित्रों आप लोग को मालूम होगा कि वाश पेंटिंग जो है ये जल माध्यम है। जल माध्यम के द्वारा वाश तैयार किया जाता है। अर्थात इस माध्यम के जो पुनरुत्थान हुआ या पुनर्जागरण हुआ वो बंगाल शैली में हुआ। बंगाल शैली से वाश पेंटिंग की शुरुआत होती है और इसके जन्मदाता माने जाते हैं हमारे अविन्द्रनाथ ठाकुर जी। अविन्द्रनाथ ठाकुर जी बंगाल शैली में वाश पेंटिंग वाश पद्धति की जो है शुरुआत की, पुनरुत्थान की। अर्थात इन्हें अविन्द्रनाथ ठाकुर जी को जल रंग
माध्यम से वाश पेंटिंग के लिए जाना जाता है। वाश पेंटिंग बनती कैसे है? वाश पेंटिंग कागज़ पे ही बनती है और जल माध्यम से बनता है, अर्थात उस पर हल्की रेखांकन करके रंग लगाकर, कई बार रंग लगाकर उसकी पानी में धुलाई की जाती है, फिर निकाल के सुखाया जाता है, फिर धुलाई की जाती है। अर्थात ऐसा भी पूछता है कि वाश पेंटिंग की धुलाई कितनी बार की जाती है। ये सिर्फ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि वाश पेंटिंग की धुलाई कितनी बार की जाती है, तो 2, 4, 5, 6 या अधिक दिया रहेगा, तो उसमें दिया होता है ऑप्शन आवश्यकता अनुसार। यदि आपके टोन्स, आपके कलर स्पष्ट हो रहे हैं, आपके अनुसार हो गए हैं, तो वो आपका जो है सही, तो आवश्यकता अनुसार आपका सही होगा। अर्थात वाश पेंटिंग की शुरुआत करता कौन थे? वो अविनाश ठाकुर जी थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? मित्रों, सारे चीज़ विस्तृत क्लास में आप लोग को दे दिया गया, बता दिया गया है। आप लोग धड़ाधड़ प्रश्नों को हल करते रहिए, कमेंट करते रहिए कौन सा आपका प्रश्न सही है। तो शीघ्रता से जो स्केच तैयार किया जाता है, अर्थात कोई चीज़, जब आपने देखा होगा कि फाइन आर्ट के स्टूडेंट, BHU के स्टूडेंट या इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में कैंपस में पढ़ने वाले फाइन आर्ट के स्टूडेंट तो स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो यात्रियों का उन्होंने बहुत शीघ्रता से स्केच करते हैं, बहुत तेज़ी से उनका स्केच करते हैं। चलते फिरते दृश्य को देखकर वो बहुत तेज़ी से तैयार करते हैं, उनका जो चित्र बनाते हैं। उस शीघ्रता से किए गए रेखांकन को, शीघ्रता से किए गए रेखांकन अथवा चित्रण को स्केच कहा जाता है, अर्थात स्केच कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसे खसड़ा नाम से जाना जाता है, खसड़ा नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें चित्र को बहुत सुंदर ना दिखाकर चित्रों के भाव दिखाए जाते हैं, अर्थात बहुत बारीकियों से इसमें काम नहीं किया जाता है, स्पष्ट नहीं किया जाता है, रेखाओं के द्वारा इसके भाव दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्न आज हल हो रहे हैं सब बहुत महत्वपूर्ण है, सारे परीक्षा में पूछे गए हैं भिन्न भिन्न सत्र में। तो किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? तो मित्रों, ये पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है आपके लिए शिला द्वारा। शिला मीन्स पत्थर होता है। स्क्रीन पेंटिंग की छपाई किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में शिला द्वारा है, लकड़ी द्वारा है, और जिंक प्लेट द्वारा है, और रेशम के कपड़े द्वारा। तो मित्रों, जो स्क्रीन पेंटिंग की जो छपाई की जाती है, वो छपाई किसके माध्यम से होता है? तो आपका होता है रेशम के कपड़े के द्वारा होता है। स्क्रीनिंग पेंटिंग की छपाई रेशम की कपड़े के द्वारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? तो मित्रों, आप लोग को मालूम होगा कला बहुत ही पुरान शब्द है, अर्थात कला का प्रयोग ऋग्वेद से माना गया है। ऋग्वेद से कला का जो है वर्णन मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो ऋग्वेद जो आपका लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो इसलिए आपका संस्कृत भाषा सही होगा। 26 का सी, 26 का सी होगा, क्योंकि कला शब्द का जो भाषा पूछा जा रहा है, कला किस भाषा का शब्द है, तो कला शब्द का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अर्थात सबसे प्राचीन जो भाषा है, सबसे प्राचीन जो आपकी भाषा है वो संस्कृत भाषा है, इसलिए आपकी संस्कृत भाषा होगी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है
वात्स्यायन के कामसूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख मिलता है? मित्रों बता दिया गया है आगे। कामसूत्र के जो लेखक थे, रचयिता थे, वात्स्यायन थे। वात्स्यायन ने कितने कलाओं का उल्लेख किया है? तो मित्रों आपके ऑप्शन में 64 है, 60 है, 72 है, 70 है। इसमें से आपके अनुसार कौन सा उत्तर होगा? हमारे अनुसार, आयोग के अनुसार 64 है। 64। वात्स्यायन ने कामसूत्र में कुल 64 कलाओं का वर्णन किया है या उल्लेख किया है। ऑप्शन सही आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा होता है? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा होता है? तो मित्रों ऑप्शन में है लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो हम कैसे पता करें कि नीले का जो है पूरक या विरोधी रंग कौन सा है? एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सही पता कर सकते हैं कि नीले का जो है, ये हमें नहीं मालूम है, ज्ञान नहीं है कि एग्जैक्ट क्या है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम उसको हल कर सकते हैं और विरोधी रंग को, इसके साथ साथ और रंगों की विरोधी रंग को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मित्रों मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को क्लियर हो सके। जैसे मान लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से किसी भी रंग की यदि आपको ज्ञात करना हो कि कौन सा रंग प्रथम रंग है, कौन सा द्वितीय रंग है और कौन सा किस रंग का विरोधी है, तो जैसे आपका लाल ये बनाया हूँ, ये आपका लाल है, ये आपका पीला है, ये आपका नीला। लाल, पीला, नीला, एक त्रिभुज बनाइए जिसका जो है सिरा नीचे की तरफ करिए, लाल, पीला, नीला करिए, एक त्रिभुज बनाइए। और एक त्रिभुज बनाइए जिसका सिरा ऊपर करिए, अर्थात सितारे के जैसे आपको बनाना है। तो हमारा जो है लाल और हम यदि नीले रंग को मिलाएंगे, लाल और नीला रंग बनाएंगे, तो हमारा जो सेकेंडरी रंग होगा, एक मिनट, ये हमारा हो गया प्रथम, ये प्रथम रंग हो गया, ये भी प्रथम हो गया, ये भी प्रथम हो गया, ये आपके प्राथमिक रंग होंगे। तो जब दो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे, लाल और नीले रंग को मिलाएंगे, तो हमारा ये सेकेंडरी रंग बनेगा बैगनी। क्या बनेगा? बैगनी। यदि हम लाल और पीले रंग को मिलाएंगे, लाल और पीले रंग को जो हम मिलाएंगे, तो हमारा बनेगा सेकेंडरी रंग नारंगी बनेगा। यदि हम पीले और नीले रंग को मिलाएंगे, यदि हम पीले और नीले रंग को मिलाएंगे, तो हमारा सेकेंडरी रंग जो बनेगा हरा रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा। अर्थात ये क्लियर हो गया कि हमारा लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है और हमारा बैगनी, नारंगी, हरा ये द्वितीय रंग है। अर्थात इसके सामने, आमने सामने का, अब देखिए आप इसके सामने जो है, इसके सामने की भुजा अगर आप स्केल से पारेंगे, इस तरीके से पारेंगे, तो लाल का विरोधी रंग हरा हो जाएगा, लाल का विरोधी रंग हरा हो जाएगा और नीले का जो विरोधी रंग आपका हो जाएगा नारंगी। नीले का विरोधी रंग कौन होगा? ऊपर आपका नारंगी है, नीचे आपका नीला है। इस तरीके से आप सीधी पाई पारेंगे, आपका हो गया नारंगी। और आपका पीले का जो है, इस तरीके से कह सकते हैं, पीले का जो आपका होगा, जो है पीले का जो होगा विरोधी रंग होगा आपका बैगनी रंग होगा। इस तरीके से आपका चित्र बन गया है। आप इसको बड़े में बना लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसके माध्यम से कभी आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा, ऊपर सिरा रखिएगा, जिसमें एक त्रिभुज बनाइएगा जिसका सिरा नीचे होगा आपका लाल, पीला, नीला होगा।
फिर दूसरा त्रिभुज बनाइएगा, ऊपर उसका जो है करिएगा, जो पतला वाला भाग है तो उसको बैंगनी, नारंगी, हरा करिएगा। और फिर आमने सामने का जो रंग होंगे वो विरोधी रंग होंगे, अर्थात आपको ये रंग के बारे में अच्छे से यहाँ से ज्ञात होगा। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं होता है। मित्रों, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में या जिसके ना रहने पर हमारी चित्र रचना संभव नहीं, अर्थात अगर यदि वो नहीं है तो हम चित्र नहीं बना पाएंगे। जैसे कहने का तात्पर्य है, अर्थात चित्र बनाते समय वो चीज़ हमें उपयुक्त हो, यदि हमारे पास वो नहीं है तो चित्र रचना नहीं हो पाएगा। रेखा, बिना रेखा खींचे हम डायरेक्ट कलर के माध्यम से बना सकते हैं। रूप, रूप मीन्स कोई रूप का ये नहीं है, कोई रूप का बाध्यता नहीं है कि आम ही बनाया जाए या शेर ही बनाया जाए, कुछ भी रूप में कुछ भी बना दिया जाएगा तो बन जाएगा। रंग, रंग के बिना भी चित्र को बनाया जा सकता है, अर्थात रेखाओं के द्वारा। रेखाएं किसी भी माध्यम से हो सकती हैं, चाहे पेन के द्वारा रेखा खींच सकते हैं, पेन के द्वारा खींच सकते हैं, या आप पेंसिल के द्वारा खींच सकते हैं, रंग के द्वारा खींच सकते हैं, किसी भी तरीके से रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख इसमें किसके अभाव में नहीं रचना संभव है तो धरातल। ये धरातल होगा। धरातल मीन्स जैसे आपका कागज़ होता है, कैनवास होता है, कपड़ा होता है, शामपट बोर्ड होता है, या जो भी आप जहाँ पर भी बनाते हैं, ज़मीन होता है, कष्टफलक होता है, दीवार होता है, शिला होता है, जहाँ पर आप चित्र उकेरने का प्रयास करते हैं उसे धरातल कहा जाता है। अर्थात धरातल के बिना हम चित्र रचना संभव नहीं है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है, बराबर पूछा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 30वां प्रश्न है मित्रों, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? नेक्स्ट हमारा मित्रों, पूछा था प्रश्न में, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो 49 भावों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है, कितने भावों का वर्णन किया? तो 49 भावों का वर्णन किया है। अगला हमारा है 31वां, भारतीय संस्कृत के 4 लक्षण में से भारतीय संस्कृत के 4 लक्षण में से किसके साथ चित्रण कला का संबंध है? अर्थात भारतीय संस्कृत के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? अर्थात जो चित्रकला का संबंध है वो संबंध है काम से। अर्थात काम को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला या मूर्तिकला उकेरा गया। जैसे खजुराहो का आप मंदिर देखेंगे, खजुराहो को जो है मंदिर में आप काम से संबंधित उसमें चीज़ें प्राप्त हैं जो काम वासना को वो बढ़ावा देते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? मतलब चित्र के धरातल के कितने आयाम होते हैं मित्रों? तो चित्र जिस पे बनाए जाते हैं, जो चित्र के धरातल होते हैं, तो चित्र के जो धरातल होते हैं ऑप्शन आपके हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो चित्र के जो धरातल होते हैं अर्थात कागज़ होता है जो
या जो है आपका कपड़ा होता है, कैनवास होता है, तो कितना होता है, द्वियामी होता है। अर्थात तो धरातल किस रूप में होता है, द्वियामी होता है। द्वियामी धरातल पे चित्रण कार्य किया जाता है। अर्थात द्वियामी किसे कहते हैं, द्वियामी कहा जाता है जो कागज़ का, कैनवास का, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई होती है उसे द्वियामी कहा जाता है। अर्थात जब मूर्ति उत्कृष्ट की जाती है तो कागज़ पे नहीं की जाती, किसी लकड़ी पे की जाती, किसी शिला पे की जाती है, उसकी छपाई की जाती है तो त्रियामी हो जाता है। अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई वो उसके तैयार हो जाते हैं, उसे त्रियामी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है। तो मित्रों हमारा 33वां जो है प्रश्न है, 33वां प्रश्न है। तो माप पूछ रहा है, माप, स्वतंत्र माप क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रमाण है, आकार है, अनुपात है, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है प्रमाण है। प्रमाण क्या है, प्रमाण एक इकाई होता है जिस इकाई के माध्यम से या जिस माप के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनर्वृत्तियों से उत्पन्न निरलता को क्या कहा जाता है। तो 34 नंबर हमारा है। 34 नंबर जो कहा गया है आपका प्रश्न आपके हैं, उत्तर ऑप्शन आपके हैं, लय है, संतुलन है, एकता है और प्रभाविता है। तो समान मीन्स समान तथा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनर्वृत्ति की उत्पन्न निरलता को क्या कहा जाता है। अर्थात जो चीज़ सामंजस्यपूर्ण हो, किसी चीज़ को सामंजस्यपूर्ण जब कार्य किया जाता है, अर्थात जैसे रंग लगाए जाते हैं तो उसके देख कर लगाया जाता है कि कहाँ पे कौन से रंग अच्छा लगेगा। या कोई पुष्प है, उस पुष्प को अगर कमल का पुष्प है, अगर उसे आप लाल के अलावा आप उसे काला रंग से रंग देंगे या हरे रंग से रंग देंगे तो सामंजस्य नहीं कर पाएगा, अर्थात लय होता है। अर्थात उसकी रेखाएं यदि हम कोमल के स्थान पे कठोर कर देंगे तो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाएगा, अर्थात लय होता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है, 8 रसों को माना है। इसके पहले भी इससे संबंधित प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न पूछा है, दूसरे तरीके से घुमा के पूछा है। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। तो अदुभट्ट हैं, बाणभट्ट हैं, नारायण मुनि है, भरत मुनि। तो भरत मुनि आपके जो है ये नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन इन्होंने किया था। और वहीं अभिनव गुप्त ने 9 रस को भी रस मानकर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उन्होंने रसों की संख्या कुल 9 माना है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में रेखा है, आपके ऑप्शन है, आकृति को रूप प्रदान करती है, नेक्स्ट है प्रवाह उत्पन्न करती है या प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उपयुक्त सभी। तो रेखा का जो कार्य होता है मित्रों, वो रेखा जो है आकृति को रूप प्रदान करता है। कोई रेखा के द्वारा कुछ बनाया जाता है तो एक रूप देता है, एक आकृति का निर्माण करता है।
अर्थात रेखा के द्वारा प्रवाह भी दिखाया जाता है। अर्थात जैसे ये रेखा के द्वारा लहरदार जैसे नदियाँ बनाई जाती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती हैं, अर्थात रेखा के द्वारा प्रवाह पैदा किया जा सकता है, चित्र को उभारा जा सकता है, अर्थात चित्र को अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा 37 प्रश्न है। प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व होता है? तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है मित्रों? ऑप्शन है प्रकाश और छाया का, प्रकाश या छाया का, छाया प्रकाश दोनों का, प्रपेक्ष का, रेखा का और मॉडलिंग का। तो मित्रों भारतीय चित्रकला का जो रंग के साथ जो महत्व रहा है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ जो महत्व रहा है वो किसका महत्व रहा है? अजंता में देखने को मिलता है रेखा का, क्योंकि अजंता में जो हमारे जोगीमारा या अजंता में जो देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं, तो अजंता में बताया गया है कि अजंता के चित्र रेखा प्रधान बताया गया है, रेखा प्रधान है। अर्थात उसके साथ साथ रेखा के साथ साथ रंग का भी संयोजन देखने को मिलता है, अर्थात रंग और रेखा दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 38 है, आकृति को रूप किससे मिलता है? आकृति को रूप किससे मिलता है? तो ऑप्शन है प्रतीक से मिलता है, छाया प्रकाश से मिलता है, रंग से मिलता है, रेखा से मिलता है। तो आकृति को रूप किससे मिलता है? हमारा ऑप्शन है रेखा से। आकृति को रूप किससे मिलता है? रेखा से। रेखा जो होता है आकृति को व रूप को प्रदान करता है। रेखा के द्वारा आकृति और रूप दोनों प्रदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 39, आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? आकृतियों से कोई आकृति होता है, कोई चित्र होता है तो उससे क्या स्पष्ट होता है? रूप होता है स्पष्ट, कि तान होता है, कि पोत होता है, कि उपयुक्त छवि। तो आकृतियों से आपका जो है 39 है रूप स्पष्ट होता है। इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में प्राण किससे आता है? चित्र में किससे प्राण आता है? लय से आता है, कि रंग से आता है, कि रेखा से आता है, उपयुक्त छवि से। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लय मित्रों, यदि चित्र में लय ना हो तो रंग आप कितना भी लगा दीजिए, रेखा कैसा भी बना दीजिए, तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात चित्र में लय का होना परम आवश्यक है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में, वात्स्यायन रचित कामसूत्र में वात्स्यायन ने जो लिखा है वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा है उसकी टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने दिया या किसने किया? तो टीका जो है जयमंगला ने दिया था। टीका का नाम जो था जयमंगला था, जिसे यशोधर पंडित ने दिया था। टीका का नाम क्या था? अर्थात वात्स्यायन के द्वारा जो कामसूत्र लिखा गया था
उसकी जो टीका थी, टीका का नाम था जयमंगला। उस जयमंगला में 6 षडंग का उल्लेख मिलता है। तो यह उल्लेख यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है, जो राजस्थान के जयपुर राजा नरेश के पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, अगला है कलाकृति का विषय, चौथा है दर्शन के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति, अर्थात दर्शक के मन में उत्पत्ति आनंद की अनुभूति। तो मित्रों, रस हमारा कहा जाएगा, जो रस का अर्थ जो होगा, जो दर्शक के मन में, दर्शक में जैसे कहीं पे रंगमंच लगा होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो दर्शक जो बैठे होते हैं, अर्थात दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति कराना ही रस कराता है। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं और उसमें जो रिकॉर्डिंग वीडियो चलता है, आप लोग देखते होंगे कि कलाकार अर्थात हीरो या उसमें जो कॉमेडियन होते हैं, वो मिस आपको हंसाने का कार्य करते हैं या रुलाने का कार्य करते हैं। गुस्सा आपको आता है, जैसा भाव होता है, जैसा सीन होता है, अर्थात उसी के अनुसार आपको आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात आपका मन उसी की तरफ भावुक होता है। तो आपका हो गया 42 का डी। नेक्स्ट इस क्रम में है परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है। परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है, किसका महत्व है? दूरी तथा निकटता का है, प्रकाश और रंग का है, विलम्यमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का है, उक्त छवि का है। तो मित्रों, परिपेक्ष जो होता है, परिपेक्ष सिद्धांत का जो महत्व होता है,